Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again another important topic that is relating to cognizance. In the last previous class of cognizance, we have already discussed section 190 that a magistrate can take cognizance on the basis of 3 points. The first one is the complaint allegations in which maintained, जिसमें allegations maintained होते हैं. Second, that is पुलिस रिपोर्ट एंड थर्ड एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और उसकी खुद की नॉलेज पे अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो कॉग्निजेंस ले सकता है. कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है? द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड. जुडिशियल माइंड का मतलब ये नहीं कि वकील जो जज है वो अपना पूरी तरह से माइंड उस पर लगाएगा. कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से उसके सामने जो फैक्ट्स आ रहे हैं उनके हिसाब से ये लगना चाहिए, ये जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जाएगा कि क्या उस पर आगे केस मेड आउट बन रहा है या नहीं, क्या उसको फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. तो ये होता है टेकिंग कॉग्निजेंस. द वर्ड इज यूजिंग टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब वो कॉग्निजेंस ले रहा है. आज हम बात करेंगे ट्रांसफर और एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज. अब एक्यूज है उसकी जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफर हो जाएगी. कैसे समझिए. व्हेन अ मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस, एक मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया किसी ऑफेंस का अंडर क्लोज सी. क्लोज सी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है उस मामले में. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, किसी व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दे दी और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हो गई और किसी व्यक्ति को हमने एक्यूज बना लिया, उस मामले में उसको क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जा सकता है. एक्यूज अगर एप्लीकेशन देगा कि उसके केस को ट्रांसफर किया जाए तो क्या कि व्हेन अ मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लोज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190 द एक्यूज शैल वर्ड है बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन. जब तक कोई एविडेंस ना लिए जाए उससे पहले एक्यूज क्या करेगा? एप्लीकेशन लगाएगा. बी इन्फॉर्म, दैट इस बात की सूचना देगा कि ही इज एंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड और अनदर मजिस्ट्रेट, कि वो हकदार है कि उसका जो केस है किसी और मजिस्ट्रेट के पास उसका ट्रायल होना चाहिए. एंड इफ द एक्यूज्ड और एनी ऑफ द एक्यूज्ड इफ देयर आर मोर देन वन ऑर्डर ऑब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस. एक एक्यूज है या एक से मोर है, ज्यादा है, तो उस टाइम में इस समय में कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है, ऑब्जेक्ट कर सकता है कि फर्दर प्रोसीडिंग जो है उस मजिस्ट्रेट के सामने ना हो, कॉग्निजेंस ना ली जाए. The case shall be transferred to such other magistrate as may prescribed, as may be specified, कि आप ऐसे मजिस्ट्रेट के पास केस को ट्रांसफर कीजिए जो सीजीएम डिसाइड करेगा. कहने का मतलब है मजिस्ट्रेट के सामने इंफॉर्मेशन आई है, एक्यूज को लगता है कि मजिस्ट्रेट हो सकता है उसके खिलाफ कुछ लिख दे क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन आई है. तो इस मामले में क्या हो सकता है कि मजिस्ट्रेट यहाँ पर, और मजिस्ट्रेट की एक तरीके से ड्यूटी बाउंड है कि मजिस्ट्रेट जो है एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेगा, उस केस को ट्रांसफर कर देगा अगर कोई एप्लीकेशन आती है. तो ये 191 जो है ये उन केसेस पे अप्लाई होगा कि जहां पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है किसी ऑफेंस पर. तो इसके हिसाब से जो ये एप्लीकेशन इसीलिए दी जा रही है कि किसी प्रकार की बायसनेस ना हो. जो भी रीजन है उसको ये राइट दिया गया एक्यूज का कि उसको अपनी ट्रांसफर करवा सके, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर या तो मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, या मजिस्ट्रेट अपनी नॉलेज से कुछ इन्फॉर्म कर ले रहा है, उस पर कॉग्निजेंस ले रहा है. तो ये हो सकता है कि वहां पर जो उसको गिल्ट करार दिया जा सके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है बायसनेस हो सकता है मजिस्ट्रेट के मामले में. अगर इसको आप सेक्शन को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो क्या माना जाएगा? सेक्शन 465 ऑफ सीआरपीसी से इरेगुलरिटी हो जाएगी, तो उस ट्रायल पर भी इश्यू उठाया जा सकता है. तो इसको आप रीड आउट करोगे किसके साथ? सेक्शन 465 सीआरपीसी के साथ. और ये जो है ये क्या है? मैंडेटरी प्रोविजन है, इसको फॉलो किया जाना चाहिए. ठीक है, ये है हमारा सेक्शन 191. प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेन में इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन 190 जो सेक्शन है वो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है यहाँ पर 192 मेकिंग ओवर. मेकिंग ओवर क्या होता है? मेक ओवर करना, किसी का मेकअप करना, वो होता है? नहीं, वो नहीं होता. देखिए 3 प्रकार की टर्म यूज की जाती है. द फर्स्ट टर्म इज मेकिंग ओवर. मेक ओवर बोल दीजिए आप इसे. मेक ओवर में क्या होता है कि जो सीजीएम होगा वो अपने लोअर जो जेएमआईसी है या जेएम2सी है, उसको केस ट्रांसफर जो करता है उसको मेक ओवर बोला जाता है. अगर हम एक टर्म और होती है सबमिट. सबमिट में क्या होता है कि लोअर कोर्ट जो जेएमआईसी है वो केस जो है वो सीजीएम को भेज रहा है, वो क्या हो जाएगा? सबमिट हो जाएगा. जब कमिट की बात करेंगे, कमिट ओनली टू कोर्ट ऑफ सेशन, ओनली टू कोर्ट ऑफ सेशन.
कोई जेएमआईसी है वो कोर्ट ऑफ सेशन को अगर कुछ भेजता है या सीजीएम है वो भेजता है तो वो क्या माना जाएगा, कमिट माना जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। 192 क्या बात करता है, मेकिंग ओवर ऑफ द केसेस टू मजिस्ट्रेट। एनी सीजीएम, कोई भी सीजीएम जो है अगर उसको लगता है कॉग्निजेंस लेने के बाद किसी भी ऑफेंस का कि मेक ओवर कर देना चाहिए इंक्वायरी के लिए या ट्रायल के लिए किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को जो उसका क्या हो, सबऑर्डिनेट हो, तो उसको वो मेक ओवर कर देगा। फिर कह रहा है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, कोई भी मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होगा एम्पावर्ड है इस बिहाफ में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हिसाब से, जब कॉग्निजेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू सच अदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट एज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोई भी मजिस्ट्रेट जो है वो फर्स्ट क्लास का वो एम्पावर्ड होगा सीजीएम के बिहाफ पे कि अगर उसे लगता है कि उस केस का ट्रायल वो नहीं कर सकता, वो किसी और जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है एज अ चीफ मजिस्ट्रेट जो जहां पर मेंशन करेगा तो वहां पर इंक्वायरी करने के लिए उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको भेजा जा सकता है। यहाँ पर जो ये टर्म यूज हो रही है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ सीजीएम। सीजीएम क्या होता है, वो भी तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होता है, तो उसको एम्पावर्ड किया जाता है कि वो सीजीएम की पोस्ट पे है। तो ये लाइन वो बात बता रही है कि कोई भी मजिस्ट्रेट है जो सीजीएम की पोस्ट पर है वो कॉग्निजेंस लेने, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है जिसको सीजीएम के हिसाब से एम्पावर्ड किया गया हो, किसने, कोर्ट ऑफ सेशन ने। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे जब हम सेक्शन 7, 8, 9 वगैरह डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने सारा कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो ये है हमारा सेक्शन 192 जिसमें मेकिंग ओवर हो जाएगा। अब बात आती है 193 की। देखिए जो कॉग्निजेंस होता है ना, अगर हम सेक्शन 190 की बात करें, सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, या तो जेएमआईसी ले सकता है या जेएम2सी ले सकता है, ठीक है। बट कह रहे हैं कि कोई ऐसे ऑफेंसेस भी हैं जहां पर कॉग्निजेंस जो है कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है। कौन से केसेस हैं वो भी देखते हैं। और जब कोई भी ऐसा केस है जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन जज है, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय सेशन जज, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, कौन से होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मर्डर ले लीजिए, उसका ट्रायल मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। रेप का मामला ले लीजिए आप, उसका ट्रायल मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। तो उस मामले में एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इस लाइन को एक बार छोड़ दो। फिर क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी कोर्ट, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। क्योंकि जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो किसके पास है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सीजीएम के पास, सॉरी जेएमआईसी के पास। तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में जो कोर्ट ऑफ सेशन किसी कोई भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकता अनलेस, जब तक कि वो केस कमिटेड ना हो। कमिटेड मतलब कमिट ना किया गया हो। अगर जेएमआईसी ने उसको कमिट कर दिया है कोर्ट ऑफ सेशन में, तब तो वो उस पर क्या ले सकता है, कॉग्निजेंस ले लेगा, लेकिन वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। इसके अलावा एक टर्म और यूज की गई है इसमें, वो टर्म क्या है, वो कहता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। अगर कहीं और किसी कोड में प्रोवाइड किया गया है तो वहां पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। इसके लिए अगर आप देखते हो तो 199 जो है सीआरपीसी का वो बात कर रहा है। और एनी अदर लॉ में जैसे पोक्सो एक्ट है, एनडीपीएस है और SC/ST एक्ट है, उनमें क्या है, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। तो उन स्पेशल कोर्ट्स में डायरेक्ट कॉग्निजेंस जो लिया जाता है वो वहां पर जो अधिकारी होते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन लेवल के ही होते हैं। एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंस डायरेक्ट ले सकते हैं उन एक्ट में। लेकिन अगर सीआरपीसी की हम बात करें तो सेक्शन 199 सीआरपीसी ये बात करता है। चलो देख लेते हैं वन सेक्शन 199 सीआरपीसी क्या बात कर रहा है, ठीक है। जो 199 सीआरपीसी में कुछ प्रोविजन साथ साथ हमें देख लेनी चाहिए। आपके पास बेयर एक्ट होगा, बेयर एक्ट में आप फटाफट पेज पलट के देख सकते हो। 199 जो बात करता है वो डेफेमेशन के केसेस की बात करता है। वन 199 कहता है कि प्रोसिक्यूशन फॉर डेफेमेशन, डेफेमेशन के लिए किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन होगा। कह रहा है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 21 डेफेमेशन है एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीड बाय ऑफेंस। जब तक कि
ये कहता है कि कोई भी आप कॉग्निजेंस नहीं ले जब तक कि कंप्लेंट आपके पास ना आए। लेकिन इसका आगे क्लोज देखते हैं हम, जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस लेगा। पहला तो जनरल क्लोज है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्लोज कहता है कि व्हेन any offense falling under chapter 21 of the IPC is alleged to have been committed against a person who at the time of such commission is the president of India। अगर वो कमीशन के टाइम पे प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी मिनिस्ट्री वगैरह ये कुछ है, तो क्या होगा, और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कनेक्शन, या कोई दूसरा पब्लिक सर्वेंट जो यूनियन और स्टेट के जो फंक्शंस है वो करता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कंडक्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन को कर रहा है, तो उस मामले में जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कॉग्निजेंस लेगा उस ऑफेंस में। ठीक है, यहाँ पर कहता है कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस लेगा विदाउट द केस बीइंग कमिटेड। कोई भी केस उसके पास कमिट नहीं हुआ है तब भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है, जब कोई कंप्लेंट जो है पीपी के द्वारा दी गई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेंट देगा। लेकिन इसका फिफ्थ क्लोज ये बात कहता है कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन 6 मंथ। 6 मंथ में कंप्लेंट आनी चाहिए, तब वो जो है ऑफेंस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। तो फिर 6 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया तो क्या होगा, 6 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया तो हमारे पास क्लोज 6 कहता है नथिंग इन सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट whom the offense is alleged to have been committed or make complaint in respect of that offense before a magistrate having jurisdiction or the power। कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है ना कॉग्निजेंस लेने की, वो तो कभी भी एप्लीकेशन वहां फाइल की जा सकती है। ये तो तब बात आ रही है कि जब वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तहत किसी एक्ट में वो किसी तरह से अपॉइंट किया, उस मामले की बात हो रही है। तो जब 193 की बात आएगी तो आप लिखोगे कि 199 सीआरपीसी बात कर रहा है और स्पेशल एक्ट में जो ये प्रोविजन दिया गया है। अब हम करते हैं 194। 194 कहता है एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई केस मेड ओवर टू हिम, कि जब एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज हरियाणा राजस्थान में मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन एडिशनल सेशन जज होते हैं। एडिशनल सेशन जज की वही सेम पावर होती है जो कोर्ट ऑफ सेशन की होती है। तो कह रहे हैं कि जो एडिशनल सेशन जज भी केस को ट्राई कर सकते हैं अगर उनको मेड ओवर किया गया। मेड ओवर कौन करेगा, मेड ओवर हमेशा हायर से लोअर होता है। मेड ओवर कहाँ होता है, हाई टू लोअर। तो यहाँ पर जब सेशन जज की बात हो रही है उसको मेड ओवर कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। एज एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज शैल ट्राई सच केस एज द सेशन जज और डिवीजन में जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेक ओवर टू हिम फॉर ट्रायल एज द हाई कोर्ट में स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट। तो हाई कोर्ट डायरेक्ट कर देगा। एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज भी है, किसी भी केस को ट्राई कर सकते हैं। ये है हमारा सेक्शन 194 तक का जो कंसेप्ट है। इतना ज्यादा टफ नहीं है, इसको समझना है कि ट्राई कौन कर सकता है, कौन कॉग्निजेंस ले सकता है, उसकी बात हो रही है। इसको अब हमने अब अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा कुछ आगे एक्सेप्शंस भी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।